सपोज़ करिए कि आपके ऑफिस में किसी का एक्सीडेंट हो गया, या फिर आपके ऑफिस के किसी एम्प्लॉय के घर चोरी हो गई, या फिर आपके ऑफिस के उस एम्प्लॉय के साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो गया। मतलब एक ही इंसान है लेकिन उसके साथ 3 तरह के क्राइम हो गए, या तो एक्सीडेंट हुआ, या चोरी हुई, या ऑनलाइन फ्रॉड हुआ। तो वो फिर केस दायर करने कहाँ जाएगा, किस कोर्ट में जाएगा, ये कैसे डिसाइड करेगा वो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता के यूनिट 1 की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की। और इस टॉपिक के साथ साथ मैं आपको सारे केसेस, सारे फैक्ट, सारे वाद, धाराएं और लीगल लैंग्वेज के साथ साथ अपनी लैंग्वेज में इसको एक कहानी की तरह समझाने की कोशिश करूंगी। और कुछ कीवर्ड्स बीच बीच में बताऊंगी जिसको आपको सिर्फ नोट डाउन करना, और जब ये 15 मिनट की क्लास खत्म होगी तो आपका पूरा आंसर का फॉर्मेट तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जुडिक्शन ऑफ अ कोर्ट। न्यायालय के क्षेत्राधिकार से आप क्या समझते हैं। क्षेत्राधिकार के विभिन्न प्रकार का विवेचन करिए। स्टेट द वेरियस काइंड ऑफ जुडिक्शन। मतलब जुडिक्शन क्या होता है पहले तो आपको ये समझना होगा, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला। जैसे कि आपके स्कूल के जो मैटर होते हैं आपके स्कूल में ही डिजॉल्व होते हैं, आपके ऑफिस के जो मैटर होते हैं ऑफिस में कोई आपस में कोई वो हो जाता है तो ऑफिस में। तो हर चीज़ का ना, हर काम का एक जुडिक्शन होता है। आपकी मम्मी के काम का एक क्षेत्र फिक्स होगा, आपके पापा के काम का एक क्षेत्र फिक्स होगा। उसी तरह से न्यायालय को भी कुछ क्षेत्राधिकार दिए गए हैं, यानी जुडिक्शन दिया गया है जिसके अंतर्गत ही वो अपना काम करेगा। ये होता है उसकी अधिकारिता का क्षेत्र, मतलब उसका क्षेत्र, उसका वो क्षेत्र जहाँ पर वो अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, अपना काम कर सकता है, वो उसका क्षेत्राधिकार है। ये एक सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको लीगल लैंग्वेज में बताती हूँ कि मतलब जुडिक्शन का मतलब क्या होता है। तो अधिकारिता से मतलब होता है न्यायालय की वो शक्ति जिसके अंतर्गत वो किसी भी अपील या आवेदन को सुनता है, पहले उसको एक्सेप्ट करता है, फिर उसकी सुनवाई करता है और फिर उस पर निर्णय देता है। इसका मतलब कि न्यायालय का प्राधिकार का प्रयोग वो जहाँ पर जिन जगहों पर जितनी सीमाओं तक कर सकता है, वो सारी सीमा क्या है, उसकी क्षेत्राधिकार है। तो अब आपने समझ लिया कि न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या हो सकता है। तो लेकिन ये क्षेत्राधिकार का डिसाइड कैसे होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा मुकदमा दायर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी लाइन की तरह समझाती हूँ। भारत में जब आप अलग अलग स्टेट में जाएंगे तो आप देखेंगे अलग अलग कोर्ट है स्टेट में, हर जिले में कोर्ट है। मतलब भारत में जो न्यायालय है उसका पूरा हायरार्की है, बहुत सारे कोर्ट लेवल वाइज बने हुए हैं। तो उसी हिसाब से कोर्ट बनाया गया है, क्योंकि केसेस के हिसाब से ही कोर्ट डिसाइड होता है कि आपका केस आप किस कोर्ट में ले जा सकते हैं, उस किस क्षेत्राधिकार में आता है। तो इसमें सबसे पहले आता है लोकेशन, मतलब जो घटना हुई है वो किस क्षेत्र में हुई है, कौन से लोकेशन में हुई है। मान लीजिए किसी परिवार में कोई मर्डर हो गया, मान लीजिए किसी दुकान में कोई चोरी हो गई, मान लीजिए किसी शादी में कोई घटना हो गई, किसी की प्रॉपर्टी किसी ने हड़प ली, किसी का ज़मीन किसी ने हड़प लिया है। तो ये सब जिस लोकेशन पे हुआ उस लोकेशन में जो कोर्ट होगा वो मामला कहाँ जाएगा, उसी कोर्ट में जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स भी ले सकते, कोई क्रिमिनल केस हो गया, कोई मर्डर हो गया है, ठीक है, कहीं पर किसी लोकेशन में किसी रोड पर एक्सीडेंट हो गया, तो उस रोड, वो जो रोड एक्सीडेंट हुआ जिस लोकेशन में हुआ उस क्षेत्र का जो कोर्ट होगा वहीं पर जो है वो मामला जाएगा। सपोज करिए जैसे अभी कोलकाता में जो केस हुआ था, रेप केस हुआ था, वो कोलकाता में हुआ, तो वो केस वो लोकेशन के हिसाब से कहाँ के कोर्ट में जाएगा, कोलकाता के कोर्ट में जाएगा। ये एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर सवाल आपके दिमाग होगा, तो फिर ऑनलाइन फ्रॉड अगर किसी के साथ होता है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, तो वो किस के कोर्ट में जाएगा। तो जब कोई ऑनलाइन फ्रॉड होता है ना, तो आईपी एड्रेस निकाला जाता है, और आईपी एड्रेस जिस जो लोकेशन का निकलता है उस लोकेशन पे ही वहाँ पर वाद दायर होता है, और कोर्ट का क्षेत्राधिकार में वहाँ का वो आता है। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या हो गया, लोकेशन के वाइज, यानी कि स्थानीय या प्रादेशिक अधिकारिता, जिसको लीगल लैंग्वेज में कहते हैं। एक न्यायालय का स्थानीय अधिकारिता या क्षेत्राधिकार की सीमा सरकार द्वारा निश्चित होती है, तथा उस स्थानीय सीमा से बाहर न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। जैसे कि एक जिला न्यायालय को जिले की सीमा के अंतर्गत क्षेत्राधिकार है, जिले से बाहर वो अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। सिविल जज जूनियर डिवीजन का क्षेत्राधिकार केवल एक विशेष क्षेत्र तक सीमित होता है, वो अपनी सीमा से बाहर अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो दैट इज कॉल्ड लोकेशन वाइज, स्थानीय, लोकल जुडिक्शन। अब दूसरा आता है सब्जेक्ट मैटर, मतलब विषय के हिसाब से विषय वस्तु से संबंधित जो अधिकार क्षेत्राधिकार डिसाइड किए गए हैं।
एक जगह पे कई कोर्ट होता है, मतलब एक राज्य में कई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होता है और हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, सिविल कोर्ट होता है। तो जैसे जो प्रॉपर्टी मैटर होते हैं, मनी मैटर्स होते हैं, वो कहाँ जाता है, वो सिविल कोर्ट में जाता है। जो हत्या या क्रिमिनल केसेस होते हैं वो कहाँ जाते हैं, क्रिमिनल कोर्ट में जाते हैं। जो शादी से रिलेटेड, तलाक से रिलेटेड मैट्रिमोनियल मैटर होते हैं वो कहाँ जाते हैं, फैमिली कोर्ट में जाते हैं। और जो टैक्स, पेंशन, राजस्व से रिलेटेड वो कहाँ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जाता है। तो इस तरह से सब्जेक्ट वाइज कोर्ट बनाए गए हैं, यानी कि सब्जेक्ट मैटर जुडिक्शन जो है वो न्यायालय की सक्षमता निश्चित करने के लिए कि जो धन संबंधी अधिकारिता है, जो विषय वस्तु है, उसी हिसाब से कोर्ट डिसाइड होता है। और इसी को हम कहते हैं विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता, मतलब विषय के हिसाब से उनको अधिकारिता दी गई है। जो जिस कोर्ट का विषय होगा, सब्जेक्ट होगा, वो उसी कोर्ट में जाके उनका जुडिक्शन वहीं तक होगा। अब जैसे कहीं पे कोई मर्डर हो जाता है तो ये केस हम सिविल कोर्ट में जाके दायर नहीं करेंगे, क्रिमिनल कोर्ट में ही जाएगा। किसी का प्रॉपर्टी मैटर है, किसी का मकान किसी ने गलत तरीके से जब्त कर लिया है, तो इसके लिए हम फैमिली कोर्ट में नहीं जाएंगे, बल्कि ये प्रॉपर्टी मैटर है तो हम कहाँ जाएंगे, सिविल कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि सिविल कोर्ट के जुडिक्शन में वो सब्जेक्ट मैटर आता है। अब तीसरा होता है और ओरिजिनल जो जुडिक्शन है, यानी किसी की जो ओरिजिनल लीगल अथॉरिटी जिस कोर्ट को दी गई है वही उसका क्षेत्राधिकार है, जो ओरिजिनली उसको दिया गया है। जैसे सुप्रीम कोर्ट को 32 संविधान की धारा 32 के तहत पावर दिया गया है। कुछ ऐसे पावर हैं जो केसेस हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही दायर होता है, इसके लिए हमें लोअर कोर्ट में जाना ही नहीं, सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास ही वो पावर है उस केस की हियरिंग करने के लिए। जैसे मान लीजिए सरकार और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कोई मैटर चल रहा है तो वो डायरेक्ट कहाँ पर दायर होगा, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में दायर होगा। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई केस है तो कहाँ जाएगा, सीधे सुप्रीम कोर्ट में। संविधान से जुड़ा कोई भी केस है, चुनाव से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा है तो सीधे वो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत चला जाएगा। तो ये उसको ओरिजिनल लीगल अथॉरिटी, ओरिजिनल क्षेत्राधिकार है वो उसका। हाई कोर्ट को ये मिला ये अनुच्छेद 226 के तहत, जैसे कि रिट होता है तो वो हाई कोर्ट में, डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाता है और किसी कोर्ट में नहीं जाता है। ठीक है। इसके बाद आता है प्रारंभिक एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी ओरिजिनल एंड एप्लीटेड जुडिक्शन। इसमें क्या है, बड़े कोर्ट में तो ये जो प्रारंभिक एवं अपीलीय अधिकारिता है ये ओरिजिनल सिविल जुडिक्शन से मतलब होता है न्यायालय की उस शक्ति से जिसके अंतर्गत वो किसी वाद या प्रार्थना पत्र या अन्य विधिक कार्रवाई को प्रथमतः ग्रहण करते हैं, जो निपटाते हैं, जैसे कि मैंने आपको भी स्टार्टिंग में अभी जस्ट बताया। लेकिन जो अपीलीय सिविल अधिकारिता है उसमें इसका मतलब है कि कोई अधीनस्थ न्यायालय है, उसने कोई निर्णय दे दिया लेकिन आप उस जजमेंट से खुश नहीं हैं, तो उस जजमेंट के खिलाफ आप कोई अपील कर देते हैं उससे बड़े कोर्ट में। तो ये क्या हो गया, ये सिविल अधिकारिता उसको प्राप्त है कि कोई भी अपील अगर करता है तो उस पर केस की सुनवाई करेगी। अब इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं आप, राजीव गांधी का जो केस है वो पहले टाडा कोर्ट में गया, फिर हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। इस तरह से अपील होते होते वो कितने सालों तक ये केस चला है। ये अपीलीय क्षेत्राधिकार जुडिक्शन जो कोर्ट का है वो उसी के तहत आया, अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत। तो ये हो गया आपका चौथे टाइप का। इसके बाद अगला जो आता है वो आता है धन संबंधी अधिकारिता, यानी कि प्रिकॉशनरी और मॉनिटरी जुडिक्शन। इसमें क्या है कि सरकार ने एक निश्चित किया हुआ है कि कितने मैक्सिमम कितने धन संबंधी मामला जो होगा वो किस कोर्ट में जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कोई मुकदमा है जिसकी विषय वस्तु का मूल्यांकन अगर किया जाए तो 25,000 रुपये तक का है, तो 25,000 रुपये तक का जो वाद होगा वो सिविल जज सीनियर डिवीज़न तक का होगा। 5,000 रुपये तक का वाद बहुत सीमित है, किराया है किसी का, बकाया किसी का, इस तरह से ये लघुवाद न्यायालय में जाएगा, मतलब ये धन के हिसाब से डिसाइड होता है। अब मान लीजिए 10 लाख तक का कोई मामला है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में इसका कोई लिमिट नहीं है, इसमें कितने अमाउंट का होगा, सुप्रीम कोर्ट में केवल लिमिट नहीं है, बाकी कोर्ट में ये लिमिट किया गया है कि कितने तक का मामला किस कोर्ट में, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कैसे जाएगा। वो इसको बोलते हैं हम धन संबंधी अधिकारिता, यानी कि मॉनिटरी जुडिक्शन। और सबसे लास्ट में एक आता है एडवाइजरी क्षेत्राधिकार, मतलब यहाँ पर कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मैटर है, कोई पब्लिक रिलेटेड मैटर है, कोई देश की सुरक्षा से जुड़ा कोई मैटर है, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर कोर्ट जो है वो एडवाइजरी की तरह भूमिका निभाती है, मतलब सजेशंस देती है, एडवाइस देती है, ये उसका क्षेत्राधिकार में आता है। और ये सजेशन वो किसको देती है, राष्ट्रपति को देती है। अब राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है कि वो उसके सजेशन को एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट भी कर सकता है, बट ये कोर्ट के जुडिक्शन में आता है, क्षेत्राधिकार में आता है। अब आपने इस क्वेश्चन का आंसर पूरा सुन लिया अपनी लैंग्वेज और लीगल लैंग्वेज दोनों में। अब आपको इसका आंसर फॉर्मेट करना है, तो आंसर कैसे फॉर्मेट करिएगा, तो स्टार्टिंग करिए CPC
अंडर ये CPC 1908 के हिसाब से पहले इंट्रोडक्शन दीजिएगा कि क्षेत्राधिकार होता क्या है, जुरिडिक्शन होते क्या, उसको डिफाइन करिएगा कि अधिकारिता का मतलब क्या होता है, और कुछ इसमें आप अपने लैंग्वेज का भी यूज़ कर सकते हैं ये। और उसके बाद आप क्षेत्राधिकार के विभिन्न प्रकार का एक स्ट्रक्चर तैयार करिएगा, वेरियस काइंड ऑफ जुरिडिक्शन, जिसमें 5 आप पॉइंट लिख दीजिएगा। एक होता है स्थानीय प्रादेशिक अधिकारिता, इसको बोलते हैं लोकल जुरिडिक्शन। उसके बाद है धन संबंधी अधिकारिता, मॉनिटरी जुरिडिक्शन। तीसरा है विषय संबंधी अधिकारिता यानी सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन। चौथा है प्रारंभिक अधिकारिता यानी ओरिजिनल जुरिडिक्शन। पांचवा है अपीलीय अधिकारिता यानी कि अपीलेट जुरिडिक्शन। और छठा है एडवाइजरी जुरिडिक्शन। तो इस तरह से 6। अब उसके बाद आप 6 को डिटेल में बताइएगा कि लोकेशन वाइज कैसे डिसाइड होता है, स्थानीय, सब्जेक्ट मैटर में कोई एक एग्जांपल दे दीजिएगा कि कैसे प्रॉपर्टी मैटर के लिए कहाँ जाएंगे, क्रिमिनल मैटर के लिए कहाँ जाएंगे। ओरिजिनल वाले में आप एग्जांपल दे दीजिएगा कि गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में कोई मैटर हो तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट के लिए 226 है अनुच्छेद। अपीलीय क्षेत्राधिकार में दे दीजिएगा आपकी बड़े कोर्ट में जब कोई अपील करना होता है जजमेंट के रिव्यू के लिए तो आप कैसे बड़े कोर्ट में जाते हैं, इसमें राजीव गांधी केस का एग्जांपल दे दीजिएगा। और इसके बाद जो आपका अमाउंट के हिसाब से है, जो धन संबंधी है, उसमें आप अमाउंट के हिसाब से एग्जांपल दे दीजिएगा कि 25,000 तक का मुद्दा जो हो, 10 लाख तक का मुद्दा हो तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगा, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी लिमिट नहीं है। इसके बाद एडवाइजरी क्षेत्राधिकार दे दीजिएगा कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का जो भी मैटर होगा उसमें एडवाइजरी का काम करता है कोर्ट, और राष्ट्रपति उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। और लास्ट में आप कंक्लूड करिएगा कि जुरिडिक्शन जो है ना, किसी भी काम का जुरिडिक्शन डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, जब आप शक्तियों का, कार्यों का बंटवारा कर देते हैं, पृथक्करण कर देते हैं, तो निरंकुशता नहीं बढ़ती है और मनमानापन नहीं चलता है, और पब्लिक को भी इससे आसानी होती है कि उन्हें भी पता होता कि कोई भी केसेस, कोई भी घटना दुर्घटना होने पे उन्हें किस क्षेत्र में जाना है, किस कोर्ट में जाना है। और इससे जो जुडिशरी है उसमें भी पावर कंट्रोल में रहता है। आप एक पॉजिटिव कंक्लूजन दीजिएगा तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। अब आपको क्या करना है, एक स्ट्रक्चर बना लेना है और फिर अगर मन करे तो इस क्लास को दोबारा सुन लीजिएगा तो आपको ये आंसर बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो अब आपको कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा कि व्हाट इज जुरिडिक्शन एंड काइंड्स ऑफ जुरिडिक्शन इन CPC। अगर कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी कि उसको आपके डाउट क्वेरी क्वेश्चन को क्लियर कर सकूं। और आपको अगर मेरी क्लासेस समझ में आती हैं, अच्छी लगती हैं, बेसिकली ये ऑडियो क्लासेस हैं जिसका मकसद है 15 मिनट में आपका एक एक टॉपिक को क्लियर कराना अपनी लैंग्वेज और लीगल लैंग्वेज के साथ, और आंसर को फॉर्मेट कराना। तो अगर आपको ये क्लासेस डेली बेसिस पे देखनी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आपको अगर क्लासेस अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर कर लीजिएगा ताकि उसका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी क्लासेस सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 की सारी क्लासेस चैनल पर दी